हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व। और ये 12th लेवल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो पूछा गया था 10 फरवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में। हमारी इस सीरीज़ का ये पेपर नंबर 3rd है। इसके पहले ग्रेजुएशन लेवल के सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का हम सारा का सारा इंग्लिश पेपर सॉल्व कर चुके हैं और अभी ये चल रहा है 12th लेवल वाला। इनकी प्लेलिस्ट की आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलियम्स, सीएचएसएल 2020 प्रीलियम्स और एसएससी सीजीएल 2020 इंग्लिश प्रीलियम्स और मेंस सभी के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाइए और वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको अपना नोटबुक निकालना है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं वीडियो पॉज कर करके, ताकि आप बाद में मुझे बता सकें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। यहाँ पर 25 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 5 मार्क्स का जो पैसेज होता है उसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, आप जा कर के वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वन हु इज इजीली डिसीव्ड, यानी कि उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। गुलिबल, इनऑडिबल, इनएडिबल, क्रेडिबल। सो इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना ना जा सके, सो ये तो आप कट कर देंगे। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा करें, है ना, तो ये भी गलत आप कर देंगे। बोला जा रहा है जिसको धोखा दे सके, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बना सके, तो उसको कहते हैं गुलिबल। GULLIBLE। गुलिबल मतलब क्या होता है? जिसको आप आसानी से बेवकूफ़ बना सकें। इसको नेव भी कई बार बोल देते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा भोला भाला। अब यहाँ पे एक और वर्ड बचता है, ये है आपका इनएडिबल। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ज़रा वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इनएडिबल का क्या मतलब होता है। इसको हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपने कर दिया होगा। एडिबल का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को खा सकें, खाने योग्य। जैसे आप लोगों ने एडिबल ऑयल सुना होगा, है ना, एडिबल ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो इनएडिबल का मतलब होता है जिसको खाया ना जा सके। तो ये इसका मीनिंग था, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है हमारा ईडियम। क्या ईडियम है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर देना किसी को क्या कहते हैं? इग्नोर समवन, प्रेस हार्ड, ट्रीट क्रूअली, ट्रीट समवन नाइसली। देखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम जाते हैं किसी की पार्टी वगैरह में जाते हैं, किसी के इनविटेशन पे, तो वहाँ पे वार्म वेलकम किया जाता है। सो वार्म वेलकम, वेलकम विद वार्म शोल्डर, इसका मतलब होता है गर्म जोशी के साथ स्वागत करना। तो आप समझ गए, वार्म वेलकम का मतलब किसी से गर्म जोशी से स्वागत करने का मतलब अच्छे से हाथ शेक करना, गले मिलना, प्रॉपर उसको अटेंशन देना, बेसिकली प्रॉपर अटेंशन देना। सो कोल्ड शोल्डर का मतलब हो जाएगा जब आप किसी को अटेंशन ना दे रहे हों, इंटेंशनली यू आर इग्नोरिंग समवन। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। एक और होता है कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। सो थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन भी एक ईडियम है। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में जब पुलिस वाले पीटते हैं, 3 डिग्री टॉर्चर देते हैं, तो वो व्यक्ति जब उसकी जुबान खुलवाना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर ठंडा पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। अगर वैसे पीटना हो तब तो भाई बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा के पीट दो, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है तो ठंडे वाटर उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। शरीर पे ठंडा पानी डाला जाता है, ठंडे पानी में मुंह डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, उसके करेजनेस को तोड़ रहे होते हैं, किसी को डिस्करेज कर रहे होते हैं ताकि वो एकदम थक करके अपनी जुबान खोल दे। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा इडियम है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉमन एरर। अब जब एग्जाम में आप कॉमन एरर देखते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या होता है हमारा कि हम इसको अच्छे से रीड कर लें और रीड करके
समझ लें कि ये कहना क्या चाहता है। सो देखिए, ये बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये हैज़ है। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, बहुत साल बीत चुके हैं। हैव आई लेफ्ट मुंबई, जब मैंने मुंबई को छोड़ा था और सेटल हुआ था दिल्ली में। सो अभी यहाँ पे कहाँ पे एरर है? अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट दिया हुआ है और ये आपका है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस को पास्ट से लेकर के प्रेजेंट में जोड़ा जाता है तो उसको बताने के लिए हम परफेक्ट के साथ साथ यहाँ पर कंजक्शन सिंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हैव का कोई सेंस बन नहीं रहा, हैव की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो क्या बन जाएगा? आई हैव, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, बहुत साल बीत चुके हैं जब से या जब मैंने मुंबई को छोड़ा था और सेटल हुआ था दिल्ली में। तो हैव की जगह पे क्या यूज होगा? हैव की जगह पे यूज होगा सिंस। सो आपका आंसर है, कहाँ पे है हैव? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ये होते हैं ग्रामर पे बेस्ड बहुत ज़्यादा। पॉज करिए, आंसर करिए। इसके लिए भी आपको रीड करना होता है अच्छे से, फिर ग्रामर को याद करना होता है। द सेक्रेटरी हैज़ डैश वर्क टू डू, देन आई हैव येट ही कंप्लेन्स। मतलब सेक्रेटरी, फिर यहाँ पे देन लिखा हुआ है, यानी कंपेयर किया जा रहा है। वर्क मतलब काम, यानी सेक्रेटरी के पास कम काम है देन आई, मतलब मेरे से। देन आई हैव, जितना मेरे पास है। येट ही कंप्लेन्स, फिर भी वह कंप्लेन करता रहता है, उसके पास मेरे से कम काम है फिर भी। सो देन हमने यहाँ पे देखा तो मैं समझ गया कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। हैज़ के बाद वर्क है यहाँ पे, ये कोई वर्ब नहीं है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज़ ये पोजेसनेस होने के लिए बता रहा है। हैज़ फ्यूअर वर्क देन, अब फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन जो फ्यू होता है ना, ये होता है काउंटेबल के लिए यूज होता है। याद रखिएगा इसको, ये किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए। तो वर्क तो अनकाउंटेबल है, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल माना जाता है, तो इसके पहले आप फ्यूअर का यूज नहीं कर सकते। अब लोअर वर्क नहीं होता, कम के लिए लोअर नहीं होता। लीस्ट जो होता है, ये लीस्ट सुपरलेटिव है। लीस्ट क्या है? सुपरलेटिव है, इसके पहले हमेशा द लगता है। और कंपैरेटिव चाहिए था तो हमारा था लेस। LITT लिटिल जो है पॉजिटिव डिग्री है, लेस जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और लिस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। हमें चाहिए था कंपैरेटिव डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है हमारा पैसिव वॉइस। अब जब भी आप एग्जाम में पैसिव वॉइस देखेंगे, सबसे पहले आपका काम है वर्ब को देखना। माई टीचर इज एनकरेजिंग, इज एनकरेजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव में इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग, ये डिपेंड करता है यहाँ पर क्या लिखा है। मी, तो मी इस तरफ आकर के बन जाएगा आई, आई के साथ हम यूज करते हैं एम, सो आई एम, हैड कट गया, वॉज कट गया। अब एम एनकरेज नहीं होगा, आई एम बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस में बीइंग का यूज होता है। सेकंड ऑप्शन नंबर आंसर। बस इतना ही आपको करना था। फिर से वन वर्ड आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वन वर्ड, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, इंप्रूव हो जाएगा आपका। देखिए, ए ग्रुप ऑफ कैटल और शीप, यानी जो भेड़ होती हैं या मवेशी होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? ब्रूड, शोल, हर्ड, स्वॉर्म। सो आपको याद होगा कि हमने ब्रूड को डिस्कस किया है कि जो पक्षियों के बच्चे होते हैं, बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रुप को बोला जाता है ब्रूड। शोल जो होता है फिश की कॉलोनी को बोला जाता है, जो बहुत सारी मछलियां झुंड में चल रही होती हैं, उसके ग्रुप को शोल बोला जाता है। हर्ड होता है कैटल के लिए, यानी कि कोई भी मवेशी हो, काव हो। कैटल, कैटल का मतलब ही हो गया काव वगैरह का, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। शिप हो, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। स्वॉर्म जो होता है ना, ये होता है इंसेक्ट्स के लिए, जैसे चींटी हो गया, मक्खी हो गया, इन सब के ग्रुप को बोला जाता है स्वॉर्म। कॉलोनी भी कहते हैं, स्वॉर्म भी कहते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा फिर से फिल इन द ब्लैंक आ चुका है, तो हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है रीड।
सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश अप्रैल 1995। अब देखिए ये बात चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, मतलब आई हैव बीन लिविंग, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन दिल्ली मैं रह रहा हूँ, कब से? अप्रैल 1995। तो इसमें जो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का या सिंस का, ना कि विद का या थ्रू का। तो ये तो फॉर आएगा या सिंस आएगा। फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, अगर बताया जाए कितना साल, कितना समय, कितना दिन, और सिंस आता है जब से काम स्टार्ट हुआ हो, स्टार्टिंग टाइम से या पॉइंट ऑफ टाइम से। तो इस यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम बता दिया है, फिक्स टाइम, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंस आना चाहिए। बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, आप सभी ने कर भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय आशीष सर। इसका लिंक आपको ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस देता रहूँगा, क्विजेस, आप उसको सॉल्व करिएगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश एसएससी के किसी भी, वेदर इट इज़ अबाउट CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा इंग्लिश के लिए। आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव होगा आपके लिए। चलिए अगला है हमारा पैसिव वॉइस। जब भी आप पैसिव वॉइस देखें, सबसे पहले आप यहाँ वर्ब देखिए, ओपन्ड, दे ओपन्ड। तो अब यहाँ पे देखिए वर कैप्ड ओपन्ड, वर ओपन्ड हो सकता है, हैड बीन नहीं, वर बीइंग ओपन्ड नहीं। बीइंग तो आने का कोई सेंस बनता नहीं है ना, क्योंकि बीइंग तो कंटिन्यूअस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इतना ही करना था बस। अगला है आपका सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टर्नियस, तो आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए स्टर्नियस का, और फिर उसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना है कौन से ऑप्शन में है। स्टर्नियस का मतलब होता है जहाँ पर आपको हार्ड वर्क, मान लीजिए एक तरीके से हार्ड एफर्ट आपको पुट करने की ज़रूरत पड़े, उस काम को बोलते हैं स्टर्नियस, कठोर बिल्कुल। इसका सिनोनियम क्या होगा, इफेक्टिव, मैनेजेबल, फॉर्मिडेबल, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, तो ये तो नहीं होगा। मैनेजेबल होता है जिसको मैनेज किया जा सके, और स्टर्नियस में तो आपको साफ बता दिया गया है जहां पर आपको हार्ड वर्क करना पड़े, तो मैनेजेबल तो उसका सिनोनियम होगा नहीं। इफेक्टिव या फॉर्मिडेबल बचा। तो फॉर्मिडेबल का मतलब ना, एक तो होता है कुछ ऐसा, मतलब फॉर्मिडेबल मतलब इतना भयंकर कि मतलब आपको डर लगा दे। फॉर्मिडेबल जैसे एक और बोलते हैं ना इसको, दबंग, आप ऐसा समझ लीजिए, दबंग, फॉर्मिडेबल। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेटर है बहुत, उस दिन तगड़ा, इतना तगड़ा फॉर्मिडेबली खेल रहा है कि सामने वाले बॉलर्स को डर लग रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ पर आपको यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव समथिंग। सो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे है हमारा PQRS। अब जब भी आप PQRS देखेंगे क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है कि आपको ये देखना है, पढ़ना नहीं है कुछ भी, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, टाइम वेस्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे ADB, आप प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस के टाइम पढ़ना है, मतलब जब आप मॉक देते हैं तब नहीं, प्रैक्टिस में तो आपको मतलब रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ। ए को पढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस से फायदा क्या होता है, रीडिंग प्रैक्टिस से देखिए, द मास्टर ऑफ द हाउस came in and passing rapidly through the dining room। अब the master of the house came, कौन से घर की बात चल रही है हमें नहीं पता है ना, कौन मास्टर है, कौन सा घर, किसकी बात चल रही है हमें बिल्कुल नहीं पता। आप किसी की भी स्टोरी या पैसेज को शुरू करना चाहेंगे तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे मास्टर दौड़ा दौड़ा आया अपने रूम में चला गया, है ना। तो ए वाला कैंसिल हो गया आपका। ए वाला जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा बी और डी। डी इकलौता है, बी दो है, तो डी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आई कुड सी दैट हिज रेस्टलेस आईज वर इन इंसेसेंट मोशन बिहाइंड हिज। अब यहाँ पे हिज यूज हुआ है। हिज आप डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते ना, पहले आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किसकी बात चल रही है ना।
तभी तो आप इसका यूज करेंगे, तो इसका मतलब डी भी कट गया। अब स्टार्टिंग होगी सिर्फ बी से, ये बात हमें पता है। अब पढ़ते हैं। I was hurrying away to my own little retreat upstairs when I heard a sound. जब मैंने एक आवाज़ सुनी तो मैं जल्दी में hurrying away, मैं दूर जा रहा था अपने घर से। अब बी के बाद या तो डी आएगा या सी, दोनों को पढ़ के देखते हैं। The street door creaked upon its hinge and heavy feet made the whole flight of stairs to shake. आगे देखिए, I could see that his restless eyes. So मुझे यहीं पे इसका आंसर मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आ गया मेरा आंसर। कितना टाइम लगा अब सोच के देखिए, मैं सबको पढ़ता, फिर मैं सोचता कि यार कौन सा शुरू में आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, कैसे पता चला कि ये आंसर है। भाई पहले हमने सेंटेंस में बनाया कि मैं भागे भागे अपने घर से थोड़ा हल्का दूर गया था जब मैंने एक आवाज़ सुना। अब डी में देखिए, आई कुड सी दैट हिज रेस्टलेस आईज, फिर अगेन हिज, कौन हिज, ये हिज किसकी बात चल रही है। पहले हमें, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में, पहले हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं यानी नाउन, उसके बाद हम प्रोनाउन या आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हिज कैसे आ सकता है जब तक किसी की बात नहीं की जाए। हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4, बस काम खत्म। बी के बाद सी आ गया। यहाँ पे कुछ वोकैबुलरीज है जो मैं आपके साथ आपको बता देता हूँ। जैसे रिट्रीट अपस्टेयर्स होता है, ये घर को ही बोलते हैं, घर का ऐसा वाला कोई हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, ये वाला। और क्या बताना है, क्रीक, क्रीक जो है, क्रीक ये है जैसे दरवाज़ा टूटेगा ना हल्का सा तो चरमराने की आवाज़ होती है, ये होती है। हिंज होता है जोड़, जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है, ये हमने 2-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था। इस तरीके से कब्जा होता है, हमें मतलब कब्जा बोल देते हैं हिंदी में। जब इसको दरवाज़ा मोड़ते हैं तो ये घूमता है ना, तो इस वाले जॉइंट को हिंज बोला जाता है। इनसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके लगातार। सीज का मतलब होता है जब्त करना। स्पेक्टिकल का मतलब होता है जिसको देखा जा सके। तो ये कुछ वोकैबुलरी है जो आप याद रखिएगा। वोकैबुलरीज मतलब मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि वोकैब जो है ना, ये कॉन्फिडेंस देता है। आपको ग्रामर नहीं आता कोई बात नहीं, आपको वोकैबुलरी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है कोई बात नहीं, आप अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग रखते हैं ना तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। सो इसीलिए आप अपने वोकैब पे ज़रूर काम करिएगा, सबसे पहले वोकैब पे करिएगा। आगे हमारा नरेशन है तो बहुत आसानी से करना है। जब भी नरेशन देखें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सैड है तो इट इज़ ए ब्राइट डे टुडे। तो जब भी यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है, टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में। जब भी इन्वर्टेड कोमा खोलते हैं सो टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इट इज़ ए ब्राइट डे टुडे, आज है ना तो ये इट ईजी होगा। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें वॉज चाहिए, इज कट गया, वुड कट गया, वॉज बच गया और आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, क्योंकि सेकंड तो हमने पहले ही कट कर दिया था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डेली 5-5 पढ़ना पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे एग्जाम में, पढ़ेंगे APPEAL सही लग रहा है। IRR होता है, याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल सही है। एप्रो APP होता है, एप्रोप्रिएट। कई बार P8 कर देते हैं, बच्चों को लगता है P8 होता है एप्रोप्रिएट। सो वो एप्रोप्रिएट के साथ चले जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका एप्रोप्रिएट। अब इसका जो लीगल है आपको पहले भी बताया गया है कि लीगल की स्पेलिंग होती है LEGAL और इलीगल की स्पेलिंग होती है ILLGAL। तो यहाँ पे हमको ILL चाहिए था, इसीलिए आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईडियम। अब ईडियम तो आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। हालांकि कुछ ईडियम अगर आपको याद नहीं भी होंगे तो आप अंदाजे से कर लेते हैं, लेकिन ये तो आपका सेकंड फिडल हो गया ना, आपको इम्पोर्टेंस ही देनी है, आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं आप। गो टू दी ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं जो बार बार आपका सक्सेस नहीं हो रहा तो बोला जाता है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करिए।
स्टार्ट प्लानिंग ऑल ओवर अगेन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर जरूर करिएगा वीडियो पॉज करके आप लोग सारे क्वेश्चंस के, और साथ ही में आप लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने आप लोगों ने करेक्ट किए हैं सारे। इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? सबसे पहले आपको देखना है सैड, ये पास्ट है कि नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड होगा, वाई है तो वाई होगा, कहीं पे दैट नहीं होगा, दैट दिख जाए तो कैंसिल कर देंगे। डिड नॉट हैड नॉट में कन्वर्ट होगा, ये खत्म ये खत्म। हैड नॉट आंसर्ड, हैड नॉट बीन आंसर्ड, हैड नॉट बीन आंसरिंग, ये तो आपका होगा ही नहीं किसी सेंस में, क्योंकि बीन हैड नॉट बीन आंसरिंग चला जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, हमको चाहिए पास्ट परफेक्ट। सो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बस इतनी ही मेहनत करनी होती है। एंटोनियम मतलब होता है विपरीत शब्द, यानी कि उल्टा शब्द, अगेंस्ट मीनिंग। आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्यूडिट, इम्प्यूडिट का मतलब बताना है। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगी तो एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, ऑप्शन से एक बार पढ़ लेंगे, क्या पता ऑप्शन से आंसर हो जाए हमारा। इम्पल्सिव, रूड, बोल्ड, रिस्पेक्टफुल। आप देखेंगे बोल्ड और रूड कहीं ना कहीं सेम है। इम्पल्सिव भी आपको पता होगा, इम्पल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, आवेग, एकदम बिना सोचे समझे किसी काम को करना स्टार्ट कर देना। रिस्पेक्टफुल सबसे अलग लग रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ये आप तब करेंगे जब आपको इम्प्रूडेंट का मतलब नहीं पता होगा। वैसे पढ़ के जाइएगा, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जिद्दी, ढीठ, रूड, बोल्ड, काइंड ऑफ इम्पल्सिव। सो इसका जो एंटोनियम होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर है। हम सबका फेवरेट टॉपिक आ चुका है क्लोज टेस्ट। पॉज करिए और पढ़िए और देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं। पॉज करके सॉल्व करिए इसको। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सारे पैसेज को खुद से पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 2 3 भी, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 5। आप इसको अटेम्प्ट करिए और उसके बाद देखिए आपके कितने सही होते हैं। मैं तो साथ के साथ करता जाऊँगा सॉल्व, और मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखते हैं। When trees are illegally or irresponsibly cut, forest ecosystem are dash. So when tree are, जब इनको काटा जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए कट, और कट तीनों फॉर्म सेम होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इकोसिस्टम आर जो ये होता है क्या हो जाता है, अब आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि पैसिव वॉइस है। ये जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो तो नहीं खराब करेगा ना, वो खराब होता है जब पेड़ को इलीगली काटा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, क्रिएटेड, मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर क्रिएटेड, वीकेंड, प्लान्ड या हाइटेंड। तो साफ दिख रहा है 3 पॉजिटिव वर्ड्स है, एक ही नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला वर्ड है, तो इसका आंसर वीकेंड हो जाएगा, यानी इकोसिस्टम कमजोर पड़ता जाता है। आगे देखिए, देयर एबिलिटी टू स्टोर कार्बन, देयर मतलब पेड़ों की, शेल्टर वाइल्ड लाइफ, फिल्टर वाटर एंड टू प्रोवाइड फूड प्रोडक्ट्स एंड जॉब्स फॉर डैश इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके बाद फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। तो अगर पेड़ काटते हैं तो उनकी जो एबिलिटी है कार्बन को सोखने की, बहुत सारे जो जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो जॉब्स फॉर, किसके लिए जॉब्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, पर्सनैलिटीज़ के लिए, ह्यूमन के लिए, पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए। तो पर्सनैलिटीज़ कोई ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को जॉब दिया जाता है। पर्सन्स यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, पर्सन्स ऐसा तो नहीं है कि कुछ गिने चुने लोगों को जॉब दिया जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन आना चाहिए या पीपल, आना तो ह्यूमन चाहिए क्योंकि ह्यूमन में सारे काउंट हो जाते हैं, लेकिन आएगा पीपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जॉब की बात तो नहीं हो रही, एक से ज़्यादा जॉब है तो लोग भी प्लूरल में होने चाहिए। ह्यूमन जो है ये आपका सिंगुलर है, ह्यूमंस होता तो आपका आंसर सेकंड हो जाता, अभी आपका आंसर फोर्थ बनेगा। आगे देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस ऑल्सो लीड्स टू मोर ग्रीन हाउस गैसेज इन दी डैश, माइक्रोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। सो यहाँ पर एटमोस्फेयर की ही बात की जाएगी। एटमोस्फेयर में जो चीज़ें
जो भी आपका क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस से प्रभाव होता है उसका प्रभाव हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। आगे देखिए, दिस इज मच मोर देन what comes from all car, trucks, trains, planes and ships in the world। मतलब बोल रहा है कि जो आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप सारे कारों के, ट्रकों के, ट्रेन्स के, प्लेन्स के, जहाज के अगर प्रदूषण को जोड़ देंगे तो उससे ज़्यादा प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसेस कर देते हैं। लेकिन जब जंगल फलते फूलते हैं, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, वे एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और डैश डाउन क्लाइमेट चेंज, और डाउन करते हैं, क्या करते हैं, आर स्लोइंग, स्लोज, स्लो स्लोइंग। अब यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है ये वर्ब पे पता कर पाएंगे कि कौन सा आंसर होना चाहिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, व्हेन फॉरेस्ट्स थ्राइव, फॉरेस्ट प्लूरल है जिसकी बात की जा रही है तो थ्राइव भी हम प्लूरल लेंगे। दे फिर से आपका प्लूरल आ गया, एब्जॉर्ब फिर से प्लूरल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आ गया, तो यहाँ पे भी हमको प्लूरल चाहिए। तो ग्लोज तो सिंगुलर है, ग्लोइंग अकेला आएगा नहीं, आर स्लोइंग आएगा नहीं, तो स्लो ये प्लूरल है, तो आपका यही आंसर है। आप देखिए सारे के सारे थ्राइव, एब्जॉर्ब बिना एस के है ना, वो प्लूरल है, तो स्लो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जंगलों को बचाने से मच मोर देन जस्ट कीप ट्रीज स्टैंडिंग बिकॉज, मतलब प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स डज मच मोर, उनको बचाना बहुत ज़्यादा काम करता है कि बजाय कि हम ट्रीज को खड़ा रखें, क्योंकि अच्छा यहाँ पेड़ से बात, पेड़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, मतलब जंगलों को दिया जा रहा है। आप एक पेड़ लगाएंगे उससे अच्छा जंगल लगाएं, क्यों, बिकॉज फॉरेस्ट्स आर डैश ऑफ द प्लैनेट, वो प्लैनेट का क्या माने जाते हैं, एंड सर्व एज द होम, मार्केट एंड एपोथीकैरी ऑफ पीपल लिविंग ऑन इट। सो जंगल क्या माने जाते हैं प्लैनेट के, और उनको घर की तरह सर्व करते हैं, मार्केट बाजार, एपोथीकैरी ऑफ पीपल लिविंग ऑन इट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है इसका आंसर आपको पता होगा कि लंग्स हैं। बोला जाता है ना कि भाई जो जंगल होते हैं वो धरती के लंग्स होते हैं। भारत धरती का सबसे बड़ा लंग्स कहाँ पे है, तो ये अमेज़न फॉरेस्ट को भारत दुनिया का सबसे बड़ा फेफड़ा माना जाता है। वहाँ से इतना ऑक्सीजन मिलता है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है कि वो आधी धरती को सर्व करता है, सबसे बड़ा लंग माना जाता है। और जैसे मुंबई का लंग्स है आरे फॉरेस्ट, आप लोगों ने आरे फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। अभी 1 साल पहले जब जंगलों को काटा जा रहा था वहाँ पे बनाने के लिए मेट्रो को, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था कि ये तो मुंबई का फेफड़ा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ा होगा, तो यहाँ से भी आप कर जाएंगे इसको। सो हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने आंसर सही हुए हैं आपके। हमारे और भी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स हमने बनाए हुए हैं, सभी को सॉल्व करिए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में नए इंग्लिश के पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।